बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो जो वन पेपर जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होते हैं, इसके अंदर 100 मार्क्स का जो हमसे टेस्ट लिया जाता है, उसमें बेसिकली हमसे जनरल नॉलेज का एग्जाम लिया जाता है। ये एग्जाम बिल्कुल हमारी डिग्री से हटके होता है। जो हमने डिग्रीज में पढ़ी, आप में से कोई जो है केमिस्ट्री से होगा, कोई फिजिक्स से, कोई बायोलॉजी से, कोई जो है पॉलिटिकल साइंस, कुछ डीवीएम एम जो है फार्मेसी, डिफरेंट बैकग्राउंड से तल्लक रखते होंगे। लेकिन जब भी वन पेपर एग्जाम आता है, जस्ट लाइक SDEO पीरा का, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, इवन EST की जॉब जो अब आई हुई हैं, बाकी सब जॉब्स पे तो अप्लाई करने की डेट गुजर चुकी है। जो जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त, वो EST की सीट है, फेडरल जो है गवर्नमेंट के अंदर जो सीटें आई हुई हैं गैरिजन कॉलेजेस की, उसमें उसका सिलेबस भी जो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर मुश्तमिल है। 100 मार्क्स का आपसे एग्जाम लिया जाता है। अब इस एग्जाम में जो है वो बेसिकली 9 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। नंबर 1 एवरीडे साइंस, नंबर 2 मैथमेटिक्स, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 पाकिस्तान अफेयर, नंबर 5 उर्दू, नंबर 6 करंट अफेयर्स, नंबर 7 ज्योग्राफी, नंबर 8 कंप्यूटर या इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हम कह लेते हैं, एंड नंबर 9 इस्लामिक स्टडीज। अब जो आपका पेपर आता है PPSC का, कोई भी जो जनरल नॉलेज बेस्ड है, जस्ट लाइक SDEO पीरा का जो पेपर है आपका, उसमें ये 9 के 9 सब्जेक्ट इंक्लूड है। लेबर ऑफिसर की भी सीटें आई थी, उसमें आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। असिस्टेंट इन नॉरकॉटिक्स, 2.3 लाख उसकी पे है, ग्रेड 16 है, लेकिन पे बहुत ज्यादा थी, उसमें भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। और भी सीटें आई जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया। उन सब में जो जनरल नॉलेज का पेपर आना है, उसके अंदर यही सब्जेक्ट्स आने हैं, जिसमें से आपका MCQ बेस्ड पेपर बनेगा। ये देखिए, ये SDO पीरा का पेपर नंबर 1 है, जनरल नॉलेज का। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें वही सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल हैं। अगर हम बात कर लें EST फेडरल की, जो अब जॉब्स आई हैं, और मोस्टली आप लोग जो ज्यादातर अप्लाई करेंगे वो EST के ऊपर करेंगे। इसमें BS डिग्री या मास्टर की डिग्री मांगी हुई है, मींस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसमें भी देखिए, इंग्लिश है 20 नंबर की, पाकिस्तान स्टडीज है 20 नंबर का, 20 नंबर की मैथ है। इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा हुआ, ऊपर लाइब्रेरियन में कंप्यूटर पूछा हुआ है, नीचे असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी कंप्यूटर जो है वो पूछा हुआ है। जनरल साइंस, जिसको हम एवरीडे साइंस कहते हैं, और प्रोफेशनल, 20 मार्क्स का प्रोफेशनल भी आएगा। प्रोफेशनल से मुराद है पेडागोगी, ये टीचिंग जो होती है, B.Ed जिसको हम बोलते हैं, टीचिंग का जो पोर्शन होता है, एजुकेशन कैसे है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो इसमें हाल दो B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी डिग्री B.Ed होना लाजमी नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही एक सीट है जिसके ऊपर अभी आप लोग जो है फ्रेशली अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। बाकी जितनी सीट्स के मैंने नाम लिए, अगर उसमें से आप में से किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो ठीक, अगर अप्लाई नहीं किया हुआ तो अब मजीद उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। सिमिलरली असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर में भी आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो सेम ही सिलेबस, सेम चीजें। कहने का मकसद ये कि ये ही वो 9 सब्जेक्ट हैं जो आपको एनेबल करते हैं कि आप इनकी अगर तैयारी कर लें अच्छे से, तो ड्यूरिंग दिस सेशन भी, हमारे इस सेशन के दौरान भी और भी सीटें आएंगी। ठीक है, कुछ सुनने में आ रहा है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की भी सीटें आने वाली हैं। यही पेपर होगा, इसी इन्हीं सब्जेक्ट में से जनरल नॉलेज का पेपर होगा आप लोगों का।
हमारा कोर्स वर्क प्लान क्या होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने इस कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे। जी, मैं सेंड कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट। हमारी 5 डे क्लासेस होंगी वीक में, और 2 डेज ऑफ होगा। इसमें संडे जो है वो मैंडेटरी ऑफ है, संडे लाजमी ऑफ है। बाकी कोई एक दिन रैंडम में आपको लेक्चर से 2 घंटे पहले मैं बता दूंगा, कोई फैमिली इवेंट है मेरा या कोई मीटिंग वगैरह है, उसकी वजह से अगर मुझे वो ऑफ करना पड़ा तो मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम में आप उस दिन डिस्कशन कर लेंगे। बाकी 5 दिन हमारी क्लासेस जो हैं वो वीक में चलेंगी। पर डे में आपको असाइंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दूंगा। जैसे आज मैंने आपको पास पेपर 1 दिया 2024 का, कल आपको दूसरा पेपर मिल जाएगा। आज वाला जो पेपर है वो सारा ही इस्लामिक स्टडीज पे था। वो पेपर्स की तरतीब इस तरह थी कि पहले वाला जो बुक में दिया हुआ है ना वो था इस तरह, लेकिन जो दूसरा पेपर अब आपको मिलेगा वो इन 9 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा। जो भी पेपर आपको असाइन होगा वो डेली बेस पे, जैसे आपने आज ग्रुप में डिस्कशन की है, वो आपने उसको डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें जुबानी याद होनी चाहिए, आपने क्वेश्चन आंसर, आपने पीडीएफ वो खोल के, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक है पीपीएससी इम्तियाज शाहिद की, तब भी वेल एंड गुड है। पीडीएफ के अंदर मैंने आपको फाइल दिया, उसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट पढ़ लें। आपने उसमें से देख के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है, अगर आपने देख के करनी है, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप सारा दिन, जैसे हमारी आजकल बिजी रूटीन है ना, पढ़ना बहुत मुश्किल है, जो है ना, बहुत सारे फिजिट्स हैं। बंदा कहता है पहले ये काम कर लूं, फलां काम पहले निपटा लूं, फलां काम कर लूं, पढ़ने की तरफ दिल बहुत कम आता है, बुक्स नहीं खोलने का हमारे यहाँ ज्यादा वो रह गया। जैसे पहले स्टूडेंट बड़ी बड़ी देर बैठ के बुक्स पढ़ लेते थे ना, अब बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक इंटरेक्शन होता है जिसमें आप उस दिन के असाइन करदा एमसीक्यूज और वो डिस्कशन के अंदर ले आते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, एएसएफ 2022 जिसमें मेरी सिलेक्शन भी है, उसमें टीचिंग तो मैं उससे पहले से कर रहा हूँ, दरमियान में बाकी भी डिपार्टमेंट्स के एग्जाम्स देता रहा। तो उन दिनों इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट चल रहा था जिन दिनों उसका टेस्ट आया। तो क्या हुआ कि मैंने जो है ना वो, जहरी बात है, डिस्कशन वगैरह करवाई हुई थी। पेपर में मुझे एग्जैक्टली याद है 10 एमसीक्यूज आते हैं, 10 नंबर की इस्लामियात आती है एएसएफ में का। जब जब भी पेपर ये और भी सीटें आती रहती हैं, पूरा साल ही आती हैं। एएसएफ डिपार्टमेंट कोई ज्वाइन नहीं करता, उसकी वजूहत मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ी सी टफ नौकरी है, आर्मी के अंडर है, यूनिफॉर्म है, ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा है। तो खैर, वो जो 10 एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज के थे, यकीन करें वो उसी डिस्कशन में से थे जो 2 दिन पहले ग्रुप में हुई थी। 10 के 10 मुझे एग्जैक्टली याद था कि ये अबू हुरैरा का मीन्स कैट ये वहां पे पड़ा है। पहली मस्जिद कौन सी है इस्लाम की, ये जो है यहाँ पे डिस्कस हुआ था। तो डिस्कशन में जो की हुई चीज होती है, जब आप वो उसको रीड आउट करते हैं ना, और एक क्वेश्चन को कई लोग 2 2 3 3 बार आंसर कर रहे होते हैं, तो वो आपको भूलती नहीं है। बेसिक मकसद ये होता है। और आपको जो असाइंड चीज की होती है वो भी आप लोगों की तैयार हो जाती है। तो ये जो हमारे, आपको पेपर्स दूं या जो भी एमसीक्यूज दूं वो ग्रुप डिस्कशन में करनी है। और वीकली हमारा मॉक टेस्ट होगा। वीकली मॉक टेस्ट 2 तरह के होंगे। एक जो मैंने आपको पास पेपर दिए वो, और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा होगा। ये जो 9 सब्जेक्ट हैं, पर वीक में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जैसा कि आज हम एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उस पे मे बी पॉसिबल 5 दिन लगे, 6 7 8 वेरी कर सकता है। बट रूटीन हमारी ये होगी, जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर आपका एक पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा। गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सिमिलरली जो पास पेपर्स जब 4 से 5 हो जाएंगे, तो उनका भी आपका एक टेस्ट हो जाएगा, ताकि साथ साथ अपनी आप अवेल्युएशन करते रहें। ये एक सेल्फ अवेल्युएशन है आपकी, कि आप कितनी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप इस वक्त किस पोटेंशियल पे हैं, और आज से कुछ मंथ बाद किस पोटेंशियल पे जा चुके होंगे। आपने अपने आप को इसमें ऑब्जर्व करना है। ये वाली रूटीन तो सेम रहेगी हमारी, जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने चाहे ईएसटी के अंदर अप्लाई किया है, चाहे उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया है,
चाहे उन्होंने जो है वो SDO पीरा में अप्लाई किया है या जिस भी सीट पे अप्लाई किया है, क्योंकि जनरल नॉलेज सेम ही रहेगा हमारा। इवन इसी बैच के दौरान और सीटें भी आएंगी और उसी बेस पे आप बाकी पेपर भी क्रैक कर पाएंगे। अब जिन लोगों ने आप में से SDEO पीरा के ऊपर अप्लाई किया है, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर, उसका एक लॉस का पेपर भी है। उसका एक पेपर आप लोगों को पता होगा जिन्होंने अप्लाई किया है कि उसके टोटल 3 पेपर होने हैं। एक जनरल नॉलेज का जो मैंने पीछे बताया ये सब्जेक्ट है, दूसरा लॉज का, उसमें ये लॉज शामिल है। 100 मार्क्स का MCQ पेपर है, 7 लॉज हैं, 3 जो है जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल मैगजीम है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फिर क्रिमिनल एंड प्रोसीजर लॉज हैं। ये टोटल मिला के हमारे जो हैं 12 टोटल बन जाते हैं। इनके ऊपर कुछ लॉज बड़े हैं तो ज्यादा क्लासेस होंगी, टोटल आपके इस पे हो सकता है 12 से 15 सेशन हो। और चूंकि मीन वाइल हम इस वक्त जैसे लेक्चर ले रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक क्लास फिर लॉ की करें, तो उसमें अल्टरनेटिव आपको इस तरह से किया जाएगा कि लॉज की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी और साथ में जो है आपको ऑलरेडी भी मैं एक लॉ की जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ, हॉर्डिंग एक्ट, ये वाला, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ हॉर्डिंग एक्ट 2020। इनके आपको अल्टरनेट डेज पे पेपर आने से पहले पहले इंशाल्लाह आपको लॉस कंप्लीट आपके करवा दिए जाएंगे। और इसके लिए जो लोग सिर्फ लॉस की तैयारी करना चाह रहे हैं, सिर्फ लॉ की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मैंने एक लॉ का बैच अलग से रखा है। आप लोगों की तो इसी बैच में तैयारी हो जाएगी क्योंकि आपने ओवरऑल जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई भी है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे जो पहले तैयारी कर चुके हुए हैं या ऑलरेडी उनका जीके अच्छा है, अब ये लॉज के पेपर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, तो जो लॉ की तैयारी करना चाहता है उसको अलग से एनरोल कर लिया जाएगा। अब जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए उसमें हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस से मुराद क्या है कि साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो साइंस के फिनोमिनाज इन्वॉल्व हैं उसको एवरीडे साइंस कहते हैं। ये आपका EST का जो पेपर है उसमें 20 मार्क्स का आना है और जो बाकी पेपर हैं आपके PPSC से रिलेटेड उनमें 10 नंबर का ये आना है। जो ये आपका EST में आना है उसमें सिर्फ ये जो है जनरल नॉलेज में एवरीडे शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें EDS, ज्योग्राफी, करेंसी, कैपिटल्स, ये सारा कुछ शामिल होगा EST वाले पेपर में। पीछे आपको मैंने सिलेबस दिखाया, एक पोर्शन था जनरल साइंस, तो उस जनरल साइंस में आपका एवरीडे साइंस भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है और बाकी चीजें भी इंक्लूड होती हैं, लेकिन जनरल साइंस से रिलेटेड में एवरीडे साइंस का पोर्शन ज्यादा होता है। एवरीडे साइंस को पहले समझ लें ये होती क्या है। देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स that go on in daily life that can be attributed to scientific practices। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी डेली लाइफ में ऐसी चीज हो रही हैं जिनको हम साइंटिफिक प्रैक्टिस से एसोसिएट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस चीज के पीछे ये साइंस है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज द साइंस दैट इज ऑल अराउंड अस। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो भी साइंस के फिनोमिनाज हो रहे हैं उनमें बेसिक लॉजिक क्या है, इसका हमें एग्जामिनर ये डिमांड करता है कि हमें ये पता होना चाहिए। जैसा कि देखिए हमारे इर्द गिर्द बड़े सारे फिनोमिना होते हैं, जस्ट लाइक
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनाना। एक तो होता है दिमाग की दही बनाना, और एक होता है जो दही लगाते हैं मोस्टली रमजानुल मुबारक में, इसके अलावा भी घरों पे बनता है। क्या किया जाता है, दूध लिया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, उसको जो कहा जाता है झाग लगाना, झाग लगाई जाती है और दही बन जाता है। ये तो एक रफ लैंग्वेज है कि इस तरह से दही बना। बट व्हाई दिस हैपेंड, ये किस लिए हुआ, दूध दही में क्यों चेंज हो गया? बिकॉज एक साइंटिफिक प्रोसीजर हुआ जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये बैक्टीरियल प्रोसेस है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। ये बेसिकली वो बैक्टीरिया चेंज कर देते हैं दूध की हालत और उसको बना देते हैं दही, कर्ड, योगर्ट। तो इसके पीछे ये साइंटिफिक फिनोमिना इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा ब्रेड इन ओवन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हम ब्रेड को रखते हैं बेक करने के लिए ओवन में, या जैसे बेकरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देखते हैं उसी जो है फ्लोर और ये जो मैदा वगैरह होता है उसको मिला के उससे ही रस भी बन जाते हैं, बिस्किट भी बन जाते हैं, उसी से जो है वो डबल रोटी भी बन जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब इसके अंदर जब ब्रेड बनाई जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर यीस्ट मलाई जाती है। जो डिफरेंट फ्लोर वगैरह, आटा वगैरह, मैदा वगैरह मिक्स किया जाता है, उसमें एक चीज डाली जाती है जिसको बोलते हैं यीस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जब प्रोड्यूस होती है, जो हमने वो आटा चाटा चीनी शीनी डाल के मिक्सचर बनाया होता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये यीस्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो जो उसको बोलते हैं डो, वो जो पेस्ट बनाया जाता है ऐसे पेड़ा सा, वो उभर आता है, उसके अंदर स्पेसिस बनती है और वो उभर आता है और इस तरह से बेक्ड हो जाती है चीज। तो देखिए, अब हमने दूध से दही बनाया, या हमने जो है ब्रेड से कोई और प्रोडक्ट बनाया, तो उसके पीछे एक साइंस इन्वॉल्व थी। तो एग्जामिनर हमसे ये डिमांड करता है कि छोटे छोटे प्रोसेस जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, हमें उनके पीछे साइंस पता होनी चाहिए। अब जो साइंस है, हम आज तक जो साइंस पढ़ते आए हैं, जब डिवीजन होती है मैट्रिक एफएससी में, तो हम कहते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन साइंस सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक। ये ऑल दो बिग थ्री हैं, मेन तीन ब्रांचेज हैं, बट साइंस की और भी हैं ब्रांचेस, जिसमें नेचुरल साइंसेज आ जाती हैं, सोशल साइंसेज आ जाती हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज आ जाती हैं, अर्थ साइंसेज आ जाती हैं, स्पेस साइंसेज जिसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है वो आ जाती हैं। तो अब इतनी सारी साइंसेज जो हैं, न्यूट्रिशनल साइंसेज हैं, उनको फिर कवर किस तरह से किया जाए? हम कोई जो है एमफिल पीएचडी तो नहीं करने लगे एवरीडे साइंस के अंदर, ठीक है? हमने तो जस्ट 10 मार्क्स से जो है वो एमसीक्यू को क्लियर करना है। हमारी कोशिश है कि 10 नंबर के आए, 20 नंबर के आए, हम 90 टू 100% पूरे करेक्ट करें, या एटलीस्ट 90% तक करेक्शन अपनी लेके जाएं ताकि मेरिट ऑर्बिट में आ सकें। तो ये किस तरह से मुमकिन है? एग्जामिनर वन पेपर एमसीक्यू में जितने भी सब्जेक्ट देता है उसमें आपकी सुपरफिशियल नॉलेज मांगता है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज उसको जरूरत नहीं होती। सुपरफिशियल नॉलेज की जरूरत होती है कि आपको मेन मेन चीजों का पता हो। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश है उसकी ग्रामर सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, वो आपकी उस हिसाब से कवर हो जाती है। एवरीडे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वर्सटाइल है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इतनी सारी इसके अंदर साइंसेज हैं। उन साइंसेज पे वन बाय वन हमारे लेक्चर भी होंगे, एस्ट्रोनॉमी पे भी होगा, न्यूट्रिशनल साइंसेज पे भी होगा, ह्यूमन बॉडी और उसके सिस्टम पे भी होगा, डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर भी होगा, एटमोसफेयर पे, मतलब
6-7 लेक्चर ऐसे होंगे जो ब्रॉड टॉपिक हैं, जिनमें एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, रेपिटेडली पूछता है इन टॉपिक्स में से, उनको हम ऐसे कवर करेंगे। और जो छोटे छोटे टॉपिक है, वन वन लाइनर, उसको हम फाइल की मदद से, मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूंगा एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज की, उसके जरिए कवर करेंगे। तो इस तरह हम जब डिफरेंट डायमेंशन से एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसके अंदर मास्टर हो जाएंगे कि हर इसके एस्पेक्ट से जहां मर्जी से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अनटच्ड ना जाए हमारे से। तो इसमें एवरीडे साइंस का जो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, वो है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। या एस्ट्रोनॉमी तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एस्ट्रोनॉमी जो है, वो कहते हैं, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्पेशियल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड फिनोमिनास को। ये कहाँ चला गया, ये स्पेस में ही चला गया मुझे लग रहा है। स्पेशियल, स्पेशियल से मुराद होता है स्पेस में जो चीजें हैं, आउटर स्काई। हमारी अर्थ के ऑर्बिट से बाहर हम ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ, तो आसमान में मौजूद, कायनात में मौजूद जो चीजें हैं, वो चीजें जो हैं सिलिशियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक स्टार्स हैं, मून है, डिफरेंट ऑस्ट्रॉइड है, मेट्योराइड है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको सिलिशियल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। इसकी एक डेफिनेशन यूं भी की जा सकती है कि स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स बियॉन्ड एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के बाद जो भी चीजें हैं, मतलब जमीन का जो एक दायरा कार है, उसके बाहर जितनी भी चीजें हैं, वो एस्ट्रोनॉमी के अंडर आती हैं। इसके अंदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से मुराद वो ऑब्जेक्ट्स जो आउटर स्पेस में मौजूद हैं, स्काई में मौजूद हैं, सच एज, जैसा कि स्टार्स, planets, galaxies, and the universe as a whole, including their origin, evolution, and physical and chemical properties. जो चीजें बाहर मौजूद हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स किस तरह से बनी, इसका आगाज कैसे हुआ, मुख्तलिफ जो चीजें हैं जैसे सन है, उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इन चीजों को स्टडी करना। इट encompasses observations and phenomena beyond earth atmosphere। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या चीज पढ़ते हैं, वो फिनोमिना जो हमारी जमीन के जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर है, मींस जो चीजें खला में मौजूद है। यूजिंग टेलीस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इसके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, टेलीस्कोप यूज की जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। और जो बहुत दूर चीजें मौजूद है, उनको देखा कैसे जाता है, टेलीस्कोप की मदद से। अब ऐसी ऐसी चीजें जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती, हमें आम आंख से जो आसमान पे क्या नजर आता है, सूरज नजर आ जाता है, चांद नजर आ जाता है, और सितारे नजर आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं। तो उन सबको फिर जो है वो देखा जाता है डिफरेंट टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। अब हम स्टडी कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो मोस्ट रिपीटेड आप एमसीक्यूज पास पेपर्स में देखते भी आएंगे। ये जो हम डेली पास पेपर पढ़ेंगे, इसका मकसद ही ये है कि आप एनालाइज करें कि किन टॉपिक्स में से एग्जामिनर ज्यादा पूछता है, उन टॉपिक्स को। और हमें तो ऑल दो वो टॉपिक पता होते हैं, क्योंकि इतने अरसे से टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है एवरीडे साइंस के किन टॉपिक्स में से उसने ज्यादा पूछना है, तो आपको वही टॉपिक कवर कराए जाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, कि किन टॉपिक्स को वो हिट करता है। अब जो न्यू स्टूडेंट होता है,
मतलब विदाउट एकेडमी जो तैयारी कर रहा होता है, उसको मसला ये आ रहा होता है, जो मेन मसला होता है कि वो स्टार्ट कहाँ से करे, किन टॉपिक को प्रेफरेंसेस दे। एकेडमी का मेन मकसद बस यही होता है कि आपको वो चीजें बताना, वो डायरेक्शन बताना, वो चीजें बताना कि यहाँ यहाँ से पेपर ज्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जितने स्टूडेंट हैं, ख्यालाती बातें नहीं करूंगा कि सारे पास हो जाएंगे। आप में से पास वो होगा जो मेहनत करेगा। फॉर्चून ऑलवेज फेवर द ब्रेव। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बहादुरी दिखाते हैं। ठीक है। अगर दो शख्स दरिया के अंदर छलांग लगाएंगे ना, एक मुसलमान है और दूसरा ईसाई है, तो बचेगा वो जिसको तैरना आता है। मोजजातन या हम वो इस्लामिक टच ले जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर दो शख्स गिरेंगे तो जिसकी स्विमिंग प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है, बचना उसने है। फॉर्चून ऑलवेज फेवर द ब्रेव। आप में से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो पढ़ेगा, जो चीजें मैं बताऊंगा। कामयाब वही होगा जो उनके ऊपर अमल करेगा, एक्ट करेगा। डेली बेसिस पे जो आपके जिम्मे पास पेपर लगेंगे वो पढ़ेंगे, जो लेक्चर आपको दिया जाएगा वो लेक्चर आप पढ़ेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे अपने पास। जो आपको जो है टेस्ट आपका लिया जाएगा, टाइमली टेस्ट को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सबसे बड़ा फेलियर क्या है हमारे स्टूडेंट का? कंसिस्टेंसी की कमी है। हम में जोशो जज्बा बहुत ज्यादा है। एसडीओ की सीटें आई ना, डाले देखी हैं सबने, काले डाले फिर रहे हैं। एसडीओ का 4x4 कैबन का डाला है, ऑटोमेटेड। डिप्टी कमिश्नर के पास भी ऐसा डाला नहीं है। ठीक है, जो सीएसएस पास करके और एसी असिस्टेंट कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर लगता है, 18 ग्रेड में होता है। एसडीओ पीरा 16वां स्केल है और इनको जो डाले मिले हैं वो ऑटोमेटेड 4x4 डाले हैं। पे स्केल वगैरह भी बहुत अच्छा है। इसी को देख के 80,000 लोगों ने इस जॉब पे अप्लाई कर दिया पंजाब में से। पंजाब की सीटें हैं ये, 80,000 सीटें। कितनी है? 108, 108। इसको दे दे 5 से, जरा 500 लोगों ने इंटरव्यू में जाना है। मुझे पूरा यकीन है, जो मैं अब तक देखता आ रहा हूं, 80,000 में से इनको ये 500 का मतलूबा हदफ भी नहीं मिल पाएगा। 500 लोगों का इंटरव्यू होना है, एक सीट के पीछे 5 लोगों का होता है। इनको ये 500 लोग भी नहीं मिल पाएंगे। अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, स्टडी करने वाले बहुत कम होते हैं। और फिर स्टडी करने वाले कंसिस्टेंट लोग जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, थ्रू आउट पढ़ते हैं, वो बहुत कम नंबर है। जोशो जज्बे में एक दूसरे को देख के, जॉब का शशका देख के अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद पढ़ना किसने है? जो पढ़ लेगा, तैयारी कर जाएगा, उसका एग्जाम भी पास होता है और इंटरव्यू भी पास होता है। और जो एक दफा पास होना शुरू हो जाता है ना, वो हर एग्जाम पास करता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, सिलेबस तो यही रहना है। आपने एक दफा समझे गाड़ी चलाना सीख ली, उसके बाद आप गाड़ी चलाना भूल तो नहीं जाते, गजनी तो नहीं बन जाते आप। हाल दो आपके पास गाड़ी ना हो, 6 महीने साल बाद किसी दोस्त की गाड़ी भी हाथ लगे, आप चला ही लेते हैं ना। थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, उसके बाद चला लेंगे गाड़ी। तो जिसका पेपर पास हो जाता है ना, उस वो नॉलेज के उस पीक पे पहुंच जाता है कि वो जो पेपर देता है वो उसका पेपर पास होता है। इसके लिए रिक्वायर है सिर्फ 3 महीने की मेहनत। जस्ट 3 महीने अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएं। डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर आपने स्टडी करनी है। ठीक है, कंसिस्टेंट होके तो आप जो है वो पेपर पास करना शुरू कर देंगे। चलें, ये तो आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और कुछ मोटिवेशनल बातें हो गई। ये डेली बेसिस पे तो नहीं होंगी। तो अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। एक तो सोलर सिस्टम वो है जो घरों के ऊपर आजकल नस्ब है, उसकी बात नहीं कर रहे। ये सोलर सिस्टम है निजाम शमसी। बचपन में उर्दू मीडियम में जो आप लोग होंगे, आपने पढ़ा होगा निजाम शमसी, और उसमें डिफरेंट जो है सियारे होते हैं, प्लेनेट होते हैं। अतारद, जोरा, मुरीख, मुश्तरी, इस तरह से हम नाम पढ़ते आए। और जो इंग्लिश मीडियम में है उनके अंदर वो डायरेक्ट सोलर सिस्टम के नाम से इसको पढ़ते आए हैं। तो सोलर सिस्टम बेसिकली है क्या? सन एंड इट्स फैमिली।
सूरज और उसके फैमिली मेंबर्स। अब वो फैमिली मेंबर्स कौन है? वो फैमिली मेंबर्स वो ऑब्जेक्ट हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये देखिए, ये सन है, ये बेसिकली महवर है, इसके गिर्द सारी चीजें घूमती हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। यहां पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसेप्ट समझ लीजिएगा। जिनको तो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो, ये एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो, उनके लिए बड़ा मजेदार होता है, लेकिन कुछ के लिए ये बोरिंग कंसेप्ट हो सकता है। तो इसको दोनों तरीकों से, चाहे आपको इंटरेस्टिंग लगे चाहे बोरिंग लगे, दोनों तरीकों से क्योंकि पेपर में आना है, तो इसको समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को। जो सबसे बड़ा यूनिट है ना, जो हम बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कहलाती है कायनात। कायनात आपकी क्लास फेलो वगैरह नहीं, ये वैसे कायनात। ये वो कायनात नहीं है जो आप कहते हैं कि तुम मेरी सारी कायनात हो। यहाँ यूनिवर्स से मुराद सारी कायनात है। इस जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी कहते हैं कहकशां को। और अल्लाह पाक की यहाँ कुदरत देखिएगा। गैलेक्सी कहते हैं कहकशां को। जो एक बहुत बड़ी ये हमारी यूनिवर्स है, जिसको आज तक साइंस पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाई, उसके अंदर डिफरेंट जो हैं कहकशाएं मौजूद हैं, गैलेक्सीज मौजूद हैं। और उन गैलेक्सीज में उनका मेन जो है ऑब्जेक्ट होता है, जिसके गिर्द उस गैलेक्सी के सारी चीजें रोटेट कर रही होती हैं। ये जो गैलेक्सीज हैं, इनकी तादाद 100 बिलियन है, जो साइंस को अभी तक मालूम है। कितनी? 100 बिलियन। 1 बिलियन होता है 1 अरब। कायनात की वुसअत देखिएगा, कायनात की वुसअत कितनी ज्यादा है। 100 बिलियन गैलेक्सीज अब तक साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं कि इतनी कहकशाएं हैं। उन कहकशाओं में से एक कहकशा, एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, मिल्की वे गैलेक्सी। और इसका महवर एक स्टार है, एक सितारा है, जो कहलाता है सन, सूरज। सूरज एक सितारा है, ये प्यास पेपर में आया हुआ एमसीक्यू है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी रोशनी पैदा करता है, वो कहलाता है स्टार। और वो ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी पैदा नहीं करते, उनको हम कहते हैं प्लेनेट। ये एक रफ सा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन है, सन इज ए स्टार। अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है, उसका महवर, उसका सितारा, एक ही सितारा है बस, सन। और सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, ऑस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोराइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। अब ये मैंने डिफरेंट मुश्किल मुश्किल किस्म के नाम लिए, इनको मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, किसकी क्या डेफिनेशन है। अब रात होती है तो हमें बड़े सितारे नजर आते हैं आसमान पे। वो सितारे बेसिकली इन ए ब्रॉड सेंस अपनी अपनी गैलेक्सी के सूरज है। रात को आप चमकते हुए जो स्टार्स देखते हैं ना, वो हमसे बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर है। सूरज तो हमें बहुत बड़ा नजर आता है, अपना जो हमारा स्टार है, जमीन का एक ही स्टार है। जो हमें रात को स्टार्स नजर आते हैं, वो भी सन, क्योंकि एक सितारा एक स्टार है, वो बेसिकली अपनी अपनी गैलेक्सीज के जो हमसे बहुत दूर हैं, उनके स्टार्स हैं, उनके सन है। और एक चीज यहां आपको और बताता चलूं, सन का कलर क्या है बताइएगा, आप में से अगर किसी को पता हो।
सन का ओरिजिनल कलर क्या है? स्टार्स किस कलर के नजर आते हैं? व्हाइट कलर के ना। तो सन, नहीं, सन व्हाइट कलर का है। हमें आल दो ये नजर आता है ऑरेंज या येलोइश कलर का। जब हम इसकी तरफ देखते हैं ज्यादा देर तो वैसे देखा नहीं जाता, लेकिन ये हमें किस कलर का नजर आता है? ऑरेंज या येलोइश कलर का। बट सन का जो ओरिजिनल कलर है वो व्हाइट है। कभी आप ब्लैक ग्लासेस लगा के सन की तरफ देखिएगा तो आपको व्हाइट ही नजर आएगा, या जिस दिन जरा धूप कम हो और अगर आप देख सकें तो जो है ना, सन ग्लासेस लगा के देखिएगा। हमारी गैलेक्सी में एक ही सोलर सिस्टम है। किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके उसके सितारों को देखेंगे? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दैट स्टार। हर स्टार का, हर सूरज का जो है वो साइज डिफरेंट है। हमारा जो सूरज है वो एक येल इसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में येलो ड्वार्फ स्टार है। मीडियम साइज, दरमियाना है। अभी अभी इससे बड़े और भी बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े सितारे हैं, स्टार्स हैं। तो जो अभी तो आप दूसरे प्लेनेट पे जाके उसके स्टार्स को देखेंगे। दूसरे प्लेनेट पे जाके कैसे स्टार्स को देखेंगे? ये जो जो हमारे नाउन प्लेनेट है उन सबका स्टार तो यही है। नाउन 8 प्लेनेट है ना हमारे, उनका स्टार यही वाला सूरज ही है, सन जिसको हम बोलते हैं। अब आप किसी और गैलेक्सी में जाएंगे, उसके किसी प्लेनेट पे खड़े होके देखेंगे तो आपको उसका जो सन है वो डिफरेंट इंटेंसिटी देगा। उसका साइज भी डिफरेंट होगा, उसकी जो है रोशनी की मिकदार भी डिफरेंट होगी। अब यहां पे देखिएगा, हम अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं प्लैनेट्स को, जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है। ये देखिएगा, ये चार ये प्लैनेट है और चार ये प्लैनेट है। मैं इनको दो डिविजन्स में क्यों कर रहा हूं? की वजह ये है, एक तो अगले जो चार हैं वो सूरज के करीब है और साइज में छोटे हैं, इसलिए मैं इनको नाम देने लगा हूं इनर प्लैनेट का। एक वजह ये बाहर है, बड़े हैं, दूर की तरफ है, इन्हें मैं नाम देने लगा हूं आउटर प्लैनेट का। इनर प्लैनेट जो है इनको जो है, इनर प्लैनेट जो है ये मोस्टली सॉलिड हैं। मीन इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है टेरेन, टेरेस्ट्रियल सतह, कोई सतह जिसपे कदम रखा जा सके। ये जो आउटर प्लैनेट है ये गैसेस पे मुश्तमिल है। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो सन है हमें दूर से नजर आता है शायद कोई सॉलिड सा ऑब्जेक्ट है, बट इट कंसिस्ट ऑफ 98% गैसेस, 90% हाइड्रोजन, 8% हीलियम। 98% ये सिर्फ गैसेस पे मुश्तमिल है। ये गैशियस ऑब्जेक्ट है, ना कि सॉलिड ऑब्जेक्ट, सन। और इस पे जो इसकी जो हमें रोशनी नजर आ रही होती है, बेसिकली इसके ऊपर एक फिनोमिना हो रहा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने आपको बताया जो सन है ना वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है। 98% इन पे है, 2% इसमें और कुछ मटेरियल वगैरह कुछ सॉलिड मौजूद है। बाकी 90% हाइड्रोजन है और 8% हीलियम है। ये जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलती है, फ्यूज करती है, तो धमाका होता है, बम ब्लास्ट होता है।
जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हमारे यहाँ जो एटॉमिक बम बनते हैं उनमें न्यूक्लियर फिशन का अमल होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। जो हमारे एटॉमिक बम है ना, उसमें ये फिनोमिना, जो एटॉमिक बम कहीं पे फेंका जाए और एटॉमिक बम की जो है वो एक एक्सप्लोजन होता है और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, हर चीज दाएं बाएं की तबाह हो जाती है। उसमें फिनोमिना होता है न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब है तोड़ना। हाइड्रोजन और हीलियम के बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है। फिशन रिएक्शन की जो हीट है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। और कुदरत की तरफ से आप देखें कि जो सन है उस पे ये फिनोमिना हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम मिलते हैं और उस पे वो धमाका होता है जो हमारे यहाँ एटॉमिक बम से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये मुसलसल होता आ रहा है। ये इतना स्ट्रांग है कि इसकी हीट जो है वो दूर तक जाती है। हमारे यहाँ जो हीट आती है जिसकी वजह से फसलें पकती हैं और जो है रोशनी हम तक पहुंचती है और जो जिंदगी पॉसिबल है, वो उस हीट की वजह से ही है जो इन एटॉमिक एक्सप्लोजन के नतीजे में है। और वो एटॉमिक एक्सप्लोजन फ्यूजन रिएक्शन, मैं फ्यूजन रिएक्शन को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ी दफा पास पेपर में आता है। पास पेपर में आया हुआ है, बार बार अगर रिपीट हो रहा है इट्स मीन नेक्स्ट पेपर्स में भी इसके चांसेस हैं आने के। तो ये कुछ सन के बारे में हो गया। नो, इट इज नॉट ए बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग जो है वो एक अलग थ्योरी है, वो यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में है। वो मैं आपको एवरीडे साइंस में उसके बारे में बताऊंगा। कुछ थ्योरीज पूछी जाती हैं एवरीडे साइंस के हवाले से। मालथ्यूरियन थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, और डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, एवोल्यूशन थ्योरी है। वो थ्योरीज मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। ये जो सन के ऊपर एक्सप्लोजन है ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है। बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड है यूनिवर्स की क्रिएशन से कि ये कायनात पूरी बनी कैसे। अच्छा, ये यहां से बात चली थी कि टोटल प्लानिट है 8। उनमें से 4 जो हैं वो इनर प्लानिट कहलाते हैं और वो सॉलिड है। जो बाहर वाले जो हैं ये बड़े हैं साइज में और ये आउटर प्लानिट कहलाते हैं और ये गैसेस पर मुश्तमिल है। आप ये देख भी सकते हैं इन सब के गिर्द रिंग है। ये गैसेस जब घूमती हैं और ये रोटेट करती हैं तो कुछ उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो बाहर की जानिब निकल के रिंग बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं जो बाहर वाले आउटर 4 प्लैनेट हैं, चारों के गिर्द रिंग है। आल्दो इसकी रिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए इसको रिंग प्लैनेट बोला जाता है। इसलिए इसको रिंग प्लैनेट बोला जाता है। ये है सैटर्न। अभी मैं आपको इनके नाम बताऊंगा। जब आपको इनके नाम याद हो जाएंगे प्लैनेट्स के, उसके बाद आप जो इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट पास पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं, वो पूछता है जी सबसे करीब सूरज के कौन सा सियारा है, जमीन का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले जो आप रट्टे बेस की करते थे वो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है एक चीज, वो चीज ये जरूरी है कि आपको इन 8 प्लैनेट्स के नाम याद होने चाहिए। अभी हम वो 8 प्लैनेट्स के नाम याद करते हैं। अच्छा, यहां एक चीज साथ में आपको और बताता चलूं। इन प्लैनेट्स को आपस में मैं कह रहा हूं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। तो एक ये बेल्ट है वो अलहदा करती है। ये पत्थरों की देखें बेल्ट है, ये वाली, ये वाली, इसको बोलते हैं ऑस्टेरॉइड बेल्ट। ऑस्टेरॉइड ऑब्जेक्ट होते हैं सॉलिड चट्टानों की तरह जो हवा में घूम रहे हैं, इनको ऑस्टेरॉइड बोला जाता है। और इसी तरह इन 4 के बाद भी एक बेल्ट है, इस बेल्ट को क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। क्यूपर बेल्ट में भी ऑस्टेरॉइड ही है। ये जो आपको पत्थरनुमा बेल्ट नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों में है ऑस्टेरॉइड ही। लेकिन जो पहली बेल्ट है जो के जो के दरमियान में मार्स और जुपिटर के, मार्स और
जुपिटर के दरमियान में है ये। इसको ऑस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और इन 8 प्लैनेट्स के बाद जो बेल्ट है उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। अब हम पहले इनके ना नाम याद कर लेते हैं, जो जरूरी है हमें डिफरेंट एमसीक्यू याद करने के लिए, जो हमारे पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक एक्रोनिम याद किया जाता है, नेमोनिक या एक्रोनिम। हम चीजों को याद करने के लिए जो फार्मूलाज बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, उनको नेमोनिक या एक्रोनिम बोला जाता है। तो इसके लिए एक एक्रोनिम है, पहले इनकी नाम देख लें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये नाम है। मरकरी पहले नंबर पे है जो सूरज के सबसे करीब है, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ, फिर मार्स। ये ऊपर वाले 4 हो गए इनर प्लेनेट। उसके बाद नीचे वाले 4 हैं आउटर प्लेनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनका नाम याद करने के लिए ना एक एक्रोनिम है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब ये आप फिक्रा जब याद कर लेंगे ना, तो देखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई का एम मरकरी, वेरी का वी वीनस, एजुकेटेड का ई अर्थ, एम से मार्स, जस्ट का जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इस जो सेंटेंस है, अब ये ना करना कि पेपर के अंदर सेंटेंस ही भूल जाए, नया जो इकट्ठा खोला हो वहां आपने। तो ये सेंटेंस पहले आपने याद कर लेना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसकी मदद से आपको इनकी तरतीब याद हो जाएगी, कौन सा प्लेनेट किस जगह पे है। ये देखिए, मरकरी, दूसरे नंबर पे वीनस, ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है अर्थ, उसके बाद ये छोटा सा जो नजर आ रहा है मार्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। पहला पहला वर्ड हमने लिया है। ये आ गया आपका जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो आपने तो सबसे पहले इनके नाम याद करनी है। सबसे पहला मरकरी है, उसके बाद है वीनस, फिर आती है अर्थ, फिर आता है मार्स। ये पहले 4 हो गए। उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। जब एक दफा आपने इनकी ये तरतीब याद कर ली, तो फिर आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आसान हो जाएंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको ऊपर कर लेते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, इनके उर्दू में भी नाम है। मरकरी जो सबसे पहले है उसको अतारत कहते हैं, वीनस को जोहरा कहते हैं। इनके ना उर्दू के अंदर नाम है। वैसे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक पेपर में मैंने देखा था, उन्होंने एक उर्दू नाम भी पूछा हुआ था। आपको इनके उर्दू में भी नाम पता होने चाहिए। अब यहां से अब एमसीक्यूज याद करना शुरू करें। अगर आपको एक दफा इनकी तरतीब याद हो गई, अब ऑटो पे लग जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। एग्जामिनर पास पेपर में पूछता है वो कौन सा प्लेनेट है जो सन के सबसे ज्यादा करीब है।
that is this one, Mercury. एग्जामिनर पूछता है वो कौन सा प्लेनेट है जो सन से सबसे ज्यादा दूर है, that is नेपच्यून। ये दो एमसीक्यू हो गए आपके, सबसे करीब तरीन कौन है और सबसे दूर तरीन कौन है। इसके बाद वो कहता है सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट, मरकरी। सबसे बड़ा कौन सा है, आप यहां देखिए आपको नजर भी आ रहा है, जुपिटर। दो एमसीक्यू और हो गए। इसके बाद कलर्स के हवाले से देख लें, तीन प्लैनेट्स हैं, उनके कलर के हवाले से नाम है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। वजह क्या है, अर्थ को जब स्काई में जाके देखा जाता है तो ये ब्लू कलर की नजर आती है। क्या वजह, वजह है वो एक गाना, क्योंकि ब्लू है पानी पानी। उसकी वजह यह है कि अर्थ पे जो है 71% वाटर है और सिर्फ 29% जो है वो खुश्क जमीनी हिस्सा है। दैट्स वाई जब अर्थ को देखा जाता है टेलीस्कोप की मदद से तो ये अपीयर होती है ब्लू, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थ को। नेक्स्ट, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स जिसको मुरीख भी कहा जाता है, मुरीख पे जाने की सबसे ज्यादा ट्राई होती है क्योंकि जो मोस्ट फिजिबल अगर लाइफ मुमकिन है तो वो मार्स पे ही मुमकिन है। आप देखें ये जो चार ये वाले हैं, एंड वाले चार, इन पे तो लाइफ इसलिए मुमकिन नहीं, ये तो गैशियस है, इन पे तो आप मतलब स्टे ही नहीं कर सकते, ये गैसेस पे मुश्तमिल है। अगर लाइफ मुमकिन है तो अर्थ के ऊपर तो पहले ही लाइफ है। इन दो जो पहले दो हैं इन पे लाइफ इसलिए मुमकिन नहीं कि गर्मी इतनी ज्यादा है इनके ऊपर, हीट इतनी ज्यादा है क्योंकि ये सूरज के करीब तरीन है कि सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। पीछे फिर अगर सर्वाइवल कहीं पे मुमकिन साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि अगर कहीं पे मुमकिन हो सकता है किसी और प्लेनेट पे, तो वो एक ही बचता है, मार्स, मुरीख जिसको कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ जो है मतलब फिजिबल जमीनी सतह भी है। यहाँ पे कुछ जो है असरात भी मिले हैं साइंटिस्ट को कि यहाँ पे कहीं पानी मौजूद था। तो साइंटिस्ट इस तलाश में है कि कोई ऐसा हमें जगह और भी मिल जाए यूनिवर्स में कि जहां पे रहना मुमकिन हो। कल कला को कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, जैसे फ्लड वगैरह आ रही हैं, पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, तो अगर जैसे लोग हैं बिलियनर हैं वो दूसरे सैटेलाइट के ऊपर जा सकते हैं। आपको पता है चांद की ऊपर जमीन भी फरोख्त हुई भी है, चांद के प्लॉट, चांद पे तो जाना मुमकिन है ना, इजी है, जमीन का जो अपना चांद है। तो ये उसके ऊपर प्लॉट भी बेचे गए हैं कि ये प्लॉट तेरा ये प्लॉट तेरा। यहाँ बल्कि अपना पाकिस्तान में भी जंग का बंदा भी बेचता था, वो तो फ्रॉड करते थे, लेकिन जो अमेरिका वगैरह है, बरतानिया वगैरह है, वहां पे यूं फाइल्स बेची भी गई हैं। जी जी और ये जो हमारी है ना कि वो जो हम शुरू हो जाते हैं कि चांद पे तो कोई गया ही नहीं, नील आर्मस्ट्रांग कहानी बनाई हुई है, वो जो है फ्लैग इस तरफ था और फलां था और ढमका था। चांद पे जाना कोई मुश्किल नहीं है, और भी लोग गए हैं, बहुत मिशंस गए हैं, उसके बाद भी लोग तो अब जो हैं वो मरीख पे चले जाते हैं और प्लैनेट्स के ऊपर। ये बहुत ज्यादा डिस्कवर की जा चुकी हैं चीजें।
अभी इसके बारे में तो बड़ी शॉकिंग चीजें भी हैं, इवन आप पास्ट इवेंट को भी देख सकते हैं। पास्ट में जो इवेंट्स हुए, आप साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से उनको भी देख सकते हैं। ये फिर तफसील बड़ी लंबी हो जाएगी। बड़ी ये एक दफा न्यूज आई थी सुबह सुबह ही ना, और जोए बाइडेन ने ना अपने उसके ऊपर लगाई, ट्विटर हैंडल पे। तो हमारे जो है ना मीडिया, ARY और जियो न्यूज, इन पे चल रहा हो कि जोए बाइडेन को पता नहीं क्या हो गया है, उसने जो है इस तरह की चीजें लगाने लग गया है न्यूज अपने ट्विटर हैंडल पे प्रेसिडेंट होके। उसके अंदर इनकी एक टेलीस्कोप थी, उसने ये मुमकिन किया, उसने ये बताया कि हम पास्ट की चीजों को भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा कि किस तरह से देखी जा सकती है। कहा जाता है ना कि जैसे हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो एक्ट करते हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। पहले ज़हन मानते ही नहीं था ये कैसे हो सकता है। अब आपके सामने है, वीडियो कैमरास हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो रिकॉर्ड हो जाती है ना। हमारी वॉइसेस हैं, ये लेक्चर है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना। पहले ये माना ही नहीं जाता था कि क्या कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो सकता है। कहा जाता है कि क्यामत के दिन सबको सारा सब कुछ दिखाया जाएगा चला के। अभी जैन ये कहता है कि किस तरह से दिखाया जाएगा, पुरानी चीजें कहाँ पे हैं जिनको चलाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा। तो साइंस ने इस चीज के ऊपर भी जो है, वैसे तो हमें इस्लाम को जज नहीं करने की जरूरत इस्लाम के ऊपर, लेकिन साइंटिफिक जो इन्वेंशन हो रही हैं उसमें ये चीज भी आ गई है कि अगर कोई पास्ट इवेंट है, अगर कोई बहुत दूर बैठा है, वो उसको देख सकता है। अगर कोई बहुत दूर बैठा हुआ है ना, तो वो उसको इजीली देख सकता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूँ। सूरज की जो रोशनी है, ये अर्थ मौजूद है और ये सन की है, ये अर्थ है, जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। 8 मिनट एंड 20 सेकेंड एग्जैक्टली। 8 मिनट और 20 सेकेंड लेती है सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में। इट मींस जो उसकी पहली किरण निकली, जमीन तक निकली, उसने एक फासला तय करना है 150 मिलियन किलोमीटर का, और जब उसने जमीन तक पहुंचना है तो वो 8 मिनट पुरानी होगी। वो जो हम तक पहुंच रही है वो 8 मिनट पहले का इवेंट है जो सूरज पे हो चुका। अगर इस डिस्टेंस को आप और लंबा करते जाए, 18 मिनट, मतलब फासला ज्यादा है, कोई गैलेक्सी से ज्यादा दूर है, 118 मिनट, इसको उससे ज्यादा लंबा कर लें, 1118 मिनट। और ये अगर कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है तो वो ईयर्स में भी जा सकती है, कि एक इवेंट जो हैपन हुआ है 1 साल पहले, वो हमें नजर आता है 1 साल बाद। हमारे तक उसकी रेस पहुंचने में, उसकी जो फिल्म पहुंचने में टाइम लगता है, उसको 1 साल लग जाता है। मतलब हमसे दूर इतने ऑब्जेक्ट दूर हैं कि उनसे रोशनी हम तक पहुंचते हैं, उनका इवेंट हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। जैसे मैंने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। इट मींस अगर खुदा ना खास्ता सूरज गायब कर दिया जाए, जिस टाइम वो गायब हुआ है हमें नहीं नजर आएगा, 8 मिनट तक हमें यही लगेगा सूरज अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि उसकी पहले वाली रेज हम तक पहुंच रही होगी। तो अभी तो ये सूरज और जमीन है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा दूर हैं कि एक की रिफ्लेक्शन दूसरे पे पड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप कई साल पुराना वाकया भी देख सकते हैं। इसकी मैं आपके साथ ना वीडियोस भी शेयर करूंगा कि ये किस तरह से मुमकिन है, आपको उसमें भी बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो ये मार्स से बात चल रही थी कि इसके ऊपर जो है रहना मुमकिन है, और मार्स जो है इसको बोला जाता है रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका कलर रेड टिंज देता है। रेड टिंज क्यों देता है? इसके ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयरन, लोहे की चीज पे जब जंग लग जाता है, लोहे के चीज को आप कहीं पानी में रखे और उसको ऑक्सीजन लगती है तो उस पर जंग लग जाएगा। उस जंग का कलर जो है ब्राउन या रेडिश होता है। किसी चीज पे स्टील ये चीज पे जो आयरन वगैरह है जंग लग जाता है, तो वो क्यों लगता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ऑक्सीजन और हवा, ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, वो मेटल मिलता है और एक प्रोसेस होता है, उसको साइंटिफिकली कहते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। मार्स जो है, मरीख जो है, उस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है कुदरत की तरफ से, जिसकी वजह से वहां जो कलर है दूर से इसका रेड नजर आता है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। और जुपिटर पे रेड स्पॉट है। इन दोनों एमसीक्यूज में फर्क है। रेड प्लैनेट बोला जाता है मार्स को क्योंकि उस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड नजर आता है। एक एमसीक्यू ये आता है कि रेड स्पॉट किस पे है? जुपिटर के ऊपर एक स्पॉट मौजूद है जो रेड कलर का नजर आता है, जिसपे मैंने ये पॉइंट आउट भी किया हुआ है, ये वाला, यहाँ पे उसको रेड स्पॉट बोलते हैं, वो जुपिटर पे है। देन कलर के हवाले से था यूरेनस, इसको बोलते हैं ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट इस लोग को इसलिए बोलते हैं मीथेन गैस की प्रोडक्शन की वजह से। मीथेन गैस आमतौर पे हमारी जो ये घरों में गैस होती है, सुई गैस, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसमें जो ग्रीन कलर होता है ना, वो मीथेन गैस की वजह से होता है। ये जो हमारी नेचुरल जो है सुई गैस आती है, चूल्हा हम चलाते हैं तो जो आग निकलती है वो डिफरेंट कलर्स पे मुश्तमिल होती है, तो उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो मीथेन गैस की वजह से होता है। तो यहाँ पे यूरेनस पे जो गैस की प्रोडक्शन हो रही है ऑटोमेटिकली, वो मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है जो इसको ग्रीन कलर देती है। तो तीन हमें प्लैनेट्स के नाम याद हो गए कलर के हवाले से। अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, और यूरेनस को कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट। अब इसके बाद बस ये इसको लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करेंगे। कुछ एमसीक्यू देख लें। एक प्लैनेट है वीनस, जो सूरज से दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मरकरी, दूसरे नंबर पे वीनस। इसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। इसको ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ का, कि अर्थ का ट्विन, क्योंकि ऑलमोस्ट अर्थ साइज में इसके बराबर है, वीनस के करीब करीब, तो इसको ट्विन प्लैनेट भी कह दिया जाता है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ का। वीनस को ये सारे नाम क्यों दिए जाते हैं? हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, क्योंकि तमाम प्लैनेट में से जिस प्लैनेट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, दैट इज वीनस। और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्राइटेस्ट कहा जाता है। वीनस नाम था ब्यूटी ऑफ गॉड, गॉडेस के नाम पे ये अर्ली जो डिस्कवरीज है ना, ये ग्रीक लोगों ने की हैं, ग्रीक लोगों ने, यूनानी लोगों ने। तो वो देवताओं को मानते थे, तो ये जितने प्लैनेट्स हैं इनके नाम उनके देवताओं के नाम पे हैं। अब ब्यूटी ऑफ गॉडेस होती थी उनकी एक, जिसको वो खूबसूरती की देवी कहते थे, उसका नाम था वीनस। अब वीनस चूंकि खूबसूरत है, ब्राइटेस्ट दिखता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसका हॉटेस्ट दिखता है, मॉर्निंग टाइम में आपको ये आम आंख से नजर आ सकता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार। जब सूरज ग्रूब हो रहा है तब आपको ये आम आंख से नजर आ सकता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब ये क्यों हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट है जबकि सूरज के सबसे करीब तो मरकरी है? बिकॉज मरकरी जो है वो सूरज की रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करता। वीनस के गिर्द गैसेस का एक
ब्लैंकेट मौजूद है जो सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, ये उसको वापस नहीं जाने देता, कम वापस जाने देता है। तो इसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। जबकि जो सबसे पहले मरकरी है, हालांकि वो सूरज के सबसे करीब है, बट वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए वीनस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसके गिर्द गैसेस का ब्लैंकेट है, सूरज की जो रोशनी इस पे पड़ती है, ये उसको सारी को वापस नहीं भेजता, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है। वीनस के बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं, देन जुपिटर के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। जुपिटर के बारे में इसलिए क्योंकि ये बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है, हैवीएस्ट है, सबसे हैवी है साइज में क्योंकि बड़ा है, डार्केस्ट है, फास्टेस्ट रोटेटिंग है, और शॉर्टेस्ट डे है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत जल्दी घूम जाता है, तो इस पे जो डे है वो छोटा होता है। तो जुपिटर के बारे में ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि ये बिगेस्ट प्लैनेट है, हैवीएस्ट प्लैनेट है, डार्केस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा डे इसके ऊपर है, फास्टेस्ट रोटेशन इसकी है। अब जाते जाते एक और कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे सारी पिक्चर ड्रा हो गई हुई है, वॉइस मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है या कट हो रही है? आप लोग ऐसे थके होंगे इतना मुझे सुन सुन के, लेकिन जो है ना, एक आपको लास्ट कंसेप्ट यहाँ पे बताता चलूं, क्योंकि पिक्चर ड्रा हुई हुई है आपके माइंड के अंदर, भी एक स्केच बैठा हुआ है प्लैनेट्स का। हर प्लैनेट के ऊपर मून की तादाद डिफरेंट है, हर प्लैनेट के ऊपर मून की तादाद डिफरेंट है। मार्स के ऊपर जैसे आप फोन नंबर याद करते हैं ना किसी का, वैसे ही आपने कोड की मदद से ये याद कर लेना है। कोई मून नहीं है। वीनस, कोई मून नहीं है। अर्थ, तीसरे नंबर पे अर्थ है ना। अर्थ पे कितने मून है? अपने वाले चांद या चंदा को मिला के नहीं बताना, जो अर्थ का मून है उसको बताना है। एक। मार्स के ऊपर दो। मार्स के दो मून है, डेमोस एंड फोबोस, मशहूर नाम है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी मुश्किल सी है, लेकिन जब आपको मैं ये लेक्चर्स की स्लाइड्स दूंगा, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है वन लाइनर की शक्ल में आखिर के अंदर, तो वहां से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो पहले तो आपने ये कोड याद कर लें, जैसे फोन नंबर याद करते हैं, 0012। जो छोटे प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट है, उनपे मून की तादाद कम है। पहले दो प्लैनेट पे तो कोई मून है ही नहीं। 00, अर्थ पे एक, मार्स पे दो, 0012। देन जो नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा है, इस पे 95 मून है। कभी तक ये तस्वर किया जाता था कि सबसे ज्यादा चांद जुपिटर पे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में विद इन 1 ईयर सैटर्न पे ज्यादा चांदों की तादाद जो है वो मालूम हुई, 146 हो गई। एक साल तक ऐसा नहीं था। ये जो अब मैं आपको वर्जन बता रहा हूँ, ये नासा का, जो अमेरिका की नेशनल स्पेस एजेंसी है, उसकी फिगर्स बता रहा हूँ। सैटर्न पे और ज्यादा मून डिस्कवर हो गए, 146। देन यूरेनस पे 28, एंड नेपच्यून पे जो है वो 16। तो ये मून्स की तादाद है। अब इसको आपने तेजी में अगर एक फ्लो में याद कर लेंगे, 0012, 95, 146, 28, 16, तो आपको एक रिदम में याद हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को याद करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इन प्लैनेट्स के नाम याद करें, इनकी तरतीब याद करें, फिर तरतीब याद होने के बाद इनके जो डिफरेंट मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताए उनको याद करें। स्लाइड्स में ये मौजूद है, कुछ आप साथ साथ लिखते भी जाया करें।
और फिर जो मून की तादाद है एक रवानी में याद कर लें, जैसे फ़ोन नंबर याद होता है, तो आपको इनके मून्स की तादाद भूलेगी नहीं, अगर पेपर में जब भी ये आई आपकी। यहाँ वन लाइनर की में आखिर में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट पेपर में जो आते हैं वो मौजूद हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, 8 हैं। जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी सबसे छोटा है, जुपिटर हैवीएस्ट है, मरकरी लाइटेस्ट है, नेपच्यून कोल्डेस्ट है, वीनस हॉस्टेस्ट है एंड सो ऑन। ये यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 पॉइंट वन लाइनर मौजूद हैं, जो काफी सारे हमारे लेक्चर के अंदर रिपीट भी हो गए होंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ, ये पॉसिबल है जी। इसके बारे में जो है, हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं और कोई हमारे बारे में पढ़ रहा हो, और जो हमारी जनरेशन है ये जेड जनरेशन, इसमें तो देखिए हमने तकरीबन ना सारी चीजें देख ली। हम लोगों ने जो है जलजला भी देख लिया 2005 में, अर्थक्वेक। हम लोगों ने जो है फ्लड भी देख लिया। हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी देख ली। हम लोगों ने पेंडेमिक कोरोना भी देख ली, वो डेज भी देख लिया कि लॉकडाउन होता है। टेक्नोलॉजी की एवेल्युएशन भी देख ली। पहले कैमरा अलहदा होता था, रेडियो अलहदा होता था, टीवी अलहदा होता था, नेट अलहदा होता था। अब एक मोबाइल में सारी चीजें हैं, कैमरा भी मौजूद है, ठीक है, इसमें यूट्यूब भी मौजूद है। मतलब पहले रेडियो इतना बड़ा होता था, अब तो रेडियो कोई सुनता नहीं, रेडियो भी मौजूद है, हर चीज इसके अंदर मौजूद है। बस अब एक चीज ही रह गई है जो हम फिल्मों में देखते हैं, एलियन आए और हम पे हमला करते हैं, या वो ट्रांसफार्मर वाली मूवी देखते हैं कि इंसानों ने मशीनें बनाई और वो मशीनें ही इंसानों के अगेंस्ट हो गई। तो बस हाँ, वो उसको दज्जाल कह लें, मशीनों का हमला कह लें, एलियंस का आना कह लें, बस यही एक काम रह गया है। तो बाकी सारा कुछ तो मेरा ख्याल है हम देख चुके हैं जी। आप लोगों का कोई, मैं 2 मिनट आप लोगों की अटेंडेंस भी नोट कर लूं, स्क्रीनशॉट बना लूं। अटेंडेंस इज मस्ट। 3 आपके जहां ऑफ हुए वहां पे ग्रुप में से आप रिमूव हो जाएंगे, और जिस किसी सुबह आप उठेंगे, जिस तरह एक सुबह उठे 2006 में और टीवी पे न्यूज चली कि प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, प्लूटो हम में नहीं रहा। पहले 9 प्लैनेट होते थे, 2006 में प्लूटो खत्म कर दिया गया। वो प्लैनेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा क्यों पूरा नहीं उतरा। तो इसी तरह किसी सुबह आप उठें और अपने आप को ग्रुप का हिस्सा ना पाएं, तो आप जो हैं वो समझ जाएंगे। मून पे प्लॉट लेने का तरीका ये आगे नीचे, अली हाशमी, इनसे ले लें। 10% रेट के ऊपर बेच रहे हैं, देख लें। मेरे से खरीदने हैं मून की फाइल, मेरे से ले लें चांद की। जाना आपने खुद है, जैसे भी जाए। यहाँ जंग का एक बंदा था, उसने बड़ी फाइलें बेची 5-5 हजार में। ये मजाक की बात नहीं, लोग वाकई बिकती हैं फाइलें, ठीक है। और ये अमेरिका तक में बिकी हैं, वहां पे प्लॉट की, कि जमीन पे एलियंस का हमला हो गया या कोई एक ऐसी चीज आ गई, हमें यहां से किसी और प्लेनेट पे जाना पड़ जाए, तो साइंटिस्ट इसी कोशिश में है कि वो या हम अपने मून पे चले जाएं, या हम जो है वो चले जाएं मार्स के ऊपर, मुरीख पे। चले, ठीक हो गया जी, ओके, अल्लाह हाफिज।